दोस्तों नमस्कार। स्टडी पॉइंट इंडिया क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साइंस विज्ञान विषय में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज विज्ञान में आज हम द्रव्य हमारे द्रव्य या मैटर के विषय में अध्ययन करेंगे। इसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं। का मतलब हमारे आसपास के जो वस्तुएं होती हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। व्यवहारिक जीवन में हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, उसके विषय में हम भौतिक रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे द्रव्य। द्रव्य इंग्लिश में कहते हैं मैटर या पदार्थ। मैटर या पदार्थ। तो कहने का मतलब ब्रह्मांड में द्रव्य की परिभाषा होगी। ब्रह्मांड में जिस भी अवयव में द्रव्यमान व आयतन होता है, द्रव्यमान व आयतन होता है उसे द्रव्य या मैटर कहते हैं। उसे द्रव्य या मैटर कहते हैं। द्रव्यमान और देखिए उसे द्रव्य या मैटर कहते हैं। अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को समझते हैं हम। द्रव्यमान की इसे इंग्लिश में मास कहते हैं। इंग्लिश में मास कहते हैं। जैसे इसमें जैसे द्रव्य क्या है, जैसे जल है, स्टील है, लोहा है, लकड़ी है, गैस इत्यादि। ये जो है द्रव्य जो है। कहने का मतलब ब्रह्मांड में जिस भी अवयव या वस्तु में द्रव्यमान व आयतन होता है वो द्रव्य या मैटर कहलाता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान जिसे मास कहते हैं। कहने का मतलब किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा या क्वांटिटी को हम द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा क्वांटिटी को हम द्रव्यमान कहते हैं। क्वांटिटी क्या है? जैसे किसी वस्तु में, जैसे हम कहें कि 1 केजी चावल, 1 केजी चावल, 1 केजी क्या हो गया? क्वांटिटी, मात्रा। कहने का मतलब चावल का द्रव्यमान कितना है? मास 1 केजी, 1 किलो ग्राम हो गया। या जल का 1 लीटर। इस ढंग से। और इसके बाद हम देखते हैं
आगे पढ़ेंगे भार, वेट, WEIGHT। भार का मतलब दोस्तों कि पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ जितने बल से किसी वस्तु को खींचती है, जितने बल से खींचती है उसे भार कहते हैं। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से खींचती है उसे भार या वेट कहते हैं। वेट कहते हैं। एक सूत्र भी है मित्रों, भार व द्रव्यमान, भार व द्रव्यमान में संबंध क्या है? W बराबर mg, W बराबर mg। यम जहां भार है, यम जहां द्रव्यमान है, मास, W वेट है, W वेट है, भार बराबर m इंटू जी। जी जहां गुरुत्व जनित त्वरण है, गुरुत्व जनित त्वरण है। तो इस पर हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। आगे आयतन के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। ये सब बेसिक चीजें हम जान ले रहे हैं। इसके बाद इसकी द्रव्य की अवस्था के विषय में अध्ययन, बिना इसके जाने हम द्रव्य की अवस्था के विषय में अध्ययन करने में कठिनाई होगी, इसलिए इन चीजों का हम पूर्व ज्ञान पहले से ही आप लोगों को करा दे रहे हैं। आयतन, बालू, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। ऊर्जा, आगे ऊर्जा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, हमें फार्मूला नंबर 2, ऊर्जा द्रव्यमान
द्रव्यमान मान व ऊर्जा का तुल्यता नियम क्या है? तुल्यता नियम। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम किसी वस्तु का द्रव्यमान यम ऊर्जा ई हो तो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन जिसने ऊर्जा और द्रव्यमान के तुल्यता का नियम दिया, आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc²। E जहां ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, मास है, c प्रकाश का वेग है। c जो है, c को प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, c 3 गुणे 10 पे घात 10, 3 गुणे 10 पे घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, एसी का मान। इस तरह से हमें दो सूत्र प्राप्त हो गया। हमें प्राप्त हो गया, इस नीचे इसलिए नहीं मिटाए कि दोनों सूत्र हम साथ में प्राप्त करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान एवं ऊर्जा के तुल्यता का नियम किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन के अनुसार यदि वस्तु का द्रव्यमान m और ऊर्जा E हो तो आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc²। E जहां ऊर्जा है, m द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग है, c का मान 3 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। उपरोक्त सूत्र से हम द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह से दो सूत्र प्राप्त हुआ, E बराबर mc² आइंस्टीन के नियम से, और भार और द्रव्यमान में संबंध जो है W बराबर mg। W जहां वेट, m जो है द्रव्यमान और g गुरुत्व जनित त्वरण है। आगे गुरुत्व जनित त्वरण है, आगे इसमें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, अभी तक हमें ये दो सूत्र प्राप्त हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त हुए। W बराबर mg और फर्स्ट दूसरा इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ? E बराबर mc²। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसे हम लगा सकते हैं। यदि वेट द्रव्यमान और गुरुत्व जनित त्वरण दिया गया है तो हम वेट निकाल सकते हैं, मतलब इसमें तीनों में से कोई दो दिया गया तो एक हम निकाल सकते हैं। एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी मास दिया गया है और प्रकाश का वेग हम जानते हैं 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
ठीक, अब आगे हम इन दो सूत्रों से हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अब आगे हम ये मिटा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? आगे चलते हैं। अब आगे हमें मुख्य रूप से पढ़ना है पदार्थ की अवस्था। की अवस्था स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे प्रकृति में या हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले पदार्थों को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, सॉलिड मैटर। दूसरा द्रव, लिक्विड, LIQUI लिक्विड। तीसरा गैसियस स्टेट्स, गैस। कहने का मतलब एक ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। इसी के साथ इसको डिफाइन कर दे दोस्तों, द्रव्य की वह अवस्था, ठोस द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है, दोनों ही निश्चित होता है। जैसे लकड़ी, बर्फ, स्टील आदि। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। दूसरा है द्रव अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित व आकार निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, जैसे तेल, पेट्रोल, जल इत्यादि। कहने का मतलब द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार
तो निश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। कहने का मतलब जिस भी पात्र या बर्तन में रखा जाता है द्रव उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे तेल है, जल है, किसी थाली में या ग्लास में रखेंगे और उसी का आकार बना लेगा, परंतु उसका आयतन निश्चित होता है। गैस, द्रव्य की वह अवस्था, गैस द्रव्य की तीसरी अवस्था है दोस्तों। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। जैसे हाइड्रोजन, H, ऑक्सीजन गैस, O2 आदि। कहने का मतलब गैस, देखिए कहने का मतलब ठोस का जो है आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। जैसे लकड़ी का गुटका है या बर्फ है, उसका आकार भी निश्चित है और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। द्रव की वो अवस्था, इसका आकार तो निश्चित होता है लेकिन और इसका क्या नहीं, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि वह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और गैस द्रव की वह अवस्था जिसका न तो आयतन निश्चित होता है न तो आकार ही निश्चित होता है। कहने का मतलब इसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, हवा है, इसे छोड़ दिया जाएगा तो ये जितना दूरी फैल सकेगा उतना दूरी फैलेगा जो है इसका, अर्थात इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसमें 2 पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर आणविक बल क्या होता है? जो कि पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। जैसे ठोस से अंतरा आणविक बल के विषय में हम एक ठोस का उदाहरण लेकर के समझे हैं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा है तो उसमें अंतरा आणविक बल अधिक है, अर्थात उनके अणुओं के बीच जो है अंतरा आणविक बल अधिक है, इसलिए वो अपने अणुओं को समेटे हुए है और वो जो है सघन होते हैं, इसलिए वो ठोस होते हैं। इसीलिए ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, क्योंकि उसमें अंतरा आणविक बल अधिक है। लेकिन जस्ट एक और होता है दोस्तों, अंतरा आणविक स्थान, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहने का मतलब ठोस में जैसे हमने देखा कि अंतरा आणविक बल अधिक होता है, अंतरा आणविक बल ठोस में अधिक होने के कारण उसका जो है आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, क्योंकि वह अपने
अणुओं को संजोए रहता है, आपस में खींचे रहता है। क्यों? और क्यों होता है? आयतन और आकार निश्चित ठोस में इसीलिए होता है क्योंकि उसमें आपस में उनके अणुओं में अंतराणविक बल अधिक होता है। और लेकिन ठोस में जस्ट इसका उल्टा, अंतराणविक स्थान जो है कम होता है। अंतराणविक बल यदि अधिक है तो अंतराणविक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कम होगा। कहने का मतलब यदि अणुओं के बीच दूरी कम है, कहने का मतलब वो सटे हुए हैं मुख्य रूप से, उनमें बल खींचे हुए हैं, तो उनके बीच जो है गैप कम है अर्थात स्थान कम है। तो ठोस में अंतराणविक स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है और अंतराणविक बल अधिक होता है। अब हम आते हैं द्रव पे। द्रव में क्या होता है? द्रव में ठोस के अपेक्षाकृत अंतराणविक बल थोड़ा मतलब जो है कम होता है। ठोस के अपेक्षाकृत द्रव में अंतराणविक बल कम होता है क्योंकि वो उसका जो है आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। क्यों? इसी कारण, अंतराणविक बल के ही कारण, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है ठोस के अपेक्षाकृत द्रव में थोड़ा कम होता है और अंतरमॉलिक्यूलर स्पेस जस्ट इसका उल्टा होता है, जो है अंतराणविक स्थान जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस द्रव में अपेक्षाकृत थोड़ा और अधिक होता है। कहने का मतलब द्रव के अणुओं के बीच की दूरी थोड़ा ठोस के अपेक्षाकृत अधिक होती है। और हम चलते हैं तीसरी अवस्था में, गैस की क्या स्थिति? जो कि गैस का जो गैसियस स्टेट है, जो है तीसरी अवस्था है द्रव्य की, मैटर की, तो इसमें जो है जस्ट इसका जो है कहने का इसमें जो अंतराणविक बल, इसका चूंकि जो है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि इसमें अंतराणविक बल ठोस और द्रव की अपेक्षाकृत और कम होता है। ठोस और द्रव की अपेक्षाकृत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि दो अणुओं के बीच लगता है, कहने का मतलब गैस के अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है कम होता है, इससे उनके अणुओं के बीच खिंचाव कम होता है, इससे उनका आकार अनिश्चित हो जाता है। और जस्ट इसका उल्टा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस द्रव में जो है बहुत अधिक होता है। ठोस और द्रव की अपेक्षाकृत गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए इसके अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका जो है आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। कहने का मतलब मुख्य तात्पर्य कि मुख्य रूप से हम समझे, यदि अंतराणविक बल अधिक है तो अंतराणविक स्थान कम होगा, जस्ट एंटी होता है। तो आशा है कि यह विषय आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।